हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर सेकंड है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हो तो @class11 ESP हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए, सबसे पहले है क्या भाई, राइट्स का हमारा ये पूरा चैप्टर है। राइट्स यानी कि हमारे अधिकार। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे राइट्स जो कि नेचर में फंडामेंटल हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई ये राइट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये राइट्स आपसे कोई भी चाह कर भी नहीं छीन सकता। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी होते हैं। देखो, ह्यूमंस के लिए राइट्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। होता क्या है कि भाई डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। अगर आपको अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो आपको चाहिए कि आपके पास कुछ राइट्स हों, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल या इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है, नेशनल ग्रोथ करनी है देश की, तो भाई आपको राइट्स देने पड़ेंगे वहां के लोगों को। और लीगल प्रोटेक्शन, जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सीधा सीधा एनफोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो कोर्ट खुद एक्शन ले सकता है उसके ऊपर, ठीक है। और आप, अगर आपका कोई भी राइट छीना जा रहा है आपसे, तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, कि भाई देखो, जब आपके पास राइट्स होते हैं, जैसे कि आप बोल पाओ, इधर उधर जा पाओ, ठीक है, कि भाई कोई अननेसेसरी इंटरफेयर ना करे, ये सारी चीजें होती हैं आपके राइट्स में आती हैं, फ्रीडम से आपकी है। इक्वलिटी मिलती है आपको इनकी वजह से, कि जितने भी सिटीजन है सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे कोई रिच हो चाहे पुअर हो, जेंडर किसी का कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, प्लेस कुछ भी हो बर्थ का, है ना, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। और कोई भी स्टेट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता कि वो अपनी पावर को मिसयूज करने लगे। जब आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो स्टेट को उन राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है। सोशल जस्टिस प्रमोट होता है भाई। जब आप बात करते हो, जब आप राइट्स दोगे तो वीकर सेक्शंस को ऊपर उठने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनको बहुत टाइम से राइट्स नहीं मिले थे। अब आप जब उनको राइट्स दोगे तो उनका भी भाई फायदा होगा। डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है कि भाई जहां भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पे राइट्स देने पड़ते हैं ना। अगर राइट्स दोगे तो ही वो डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाएगी। रूल ऑफ लॉ, जब राइट्स सभी को मिलते हैं तो रूल ऑफ लॉ आता है वहां पे, यानी कि लॉ के आगे सब इक्वल होते हैं, ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर हो जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जब आप राइट्स देते हो सभी को, तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो, सभी को वो आप एक चांस दे रहे हो कि हाँ भाई उनकी भी प्रोटेक्शन होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने आया हूँ। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन विद गारंटी प्रोवाइड करता है। कोई आपसे एक भी राइट नहीं छीन सकता। अगर आपसे छीनेगा तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। तो सबसे पहला राइट होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसका आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। में बोला जाता है आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई भी, किसी का रिलीजन कुछ भी हो, किसी का धर्म, की नस्ल, जाति, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वली आप सभी को कानून की नज़र में मानोगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा किसी के साथ। ये आर्टिकल 14 और 15 कहते हैं, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब यानी कि जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल, रिच पुअर, सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले क्या होता था इंडिया में, लोगों को अनटचेबल कहा जाता था जो लोअर कास्ट से आते थे, तो इस चीज को खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 17 में ये क्लियरली लिखा गया है। फिर आर्टिकल 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता, राजा राजा महाराजा, ये सब नहीं है, अब सब लोग इक्वल हैं।
इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भाई बिल्कुल इक्वल हो, टाइटल नहीं लगा सकते। फिर दूसरा राइट आता है यहाँ पे हमारा, वो है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 टू 22 ये फ्रीडम की बात करता है, यानी कि आप आजाद हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। आर्टिकल 19 ये कहता है आपको जो मन करे आप बोलो। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो, एक जगह इकट्ठे हो सकते हो बिना हथियारों के। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आप अपना ग्रुप, अपने एसोसिएशंस, अपनी यूनियंस बना सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, बना सकते हो आप। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हो घूमने, आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हो जाके। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी काम करो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी आप ट्रेड करो, बिजनेस करो, कोई नहीं रोकेगा। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि प्रेस की आज़ादी, मीडिया वाले जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पे फ्रीडम है कि वो पूछ सकते हैं जो सवाल उनको पूछने। आर्टिकल 20 यहाँ पे कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये क्या कहता है, ये भी एक फ्रीडम है। इस चीज़ की फ्रीडम है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिटीजन्स होते हैं आप उनको अनफेयर तरीके से पनिश नहीं कर सकते किसी भी क्रिमिनल केस में। इसमें कुछ बातें आती हैं आर्टिकल 20 में, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट दैट टाइम इट वाज कमिटेड। तो ये कहा जाता है कि किसी को भी आप सजा नहीं दे सकते किसी काम के लिए अगर जिस टाइम पे उसने वो काम किया था उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं था। जैसे ऑफेंस होता है कि भाई यहाँ पे थूकना मना है, हो सकता है 10 साल बाद वहां थूकना मना ना होता हो तब उसने थूका हो, तो आप पुरानी सजा नहीं दे सकते जिस टाइम पे वो ऑफेंस था ही नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी, यानी एक बंदे को आप दो बारी सेम गुनाह की सजा नहीं दे सकते, सेम ऑफेंस को आप दो बारी किसी को पनिश नहीं कर सकते सेम ऑफेंस के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 है, बहुत ही खास है। कहा जाता है कि भाई आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी लिबर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, अगर कोई क्राइम करोगे और उसकी अगर सजा है मृत्युदंड, अगर आपको डेथ देनी है, आपको हैंग किया जाएगा, फांसी पे लटकाना है, तो ये एक्सेप्शन बनता है। यानी गवर्नमेंट मस्ट फॉलो फेयर एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर्स बिफोर टेकिंग अवे समवंस लाइफ, किसी की भी जान लेने से पहले लीगल प्रोसीजर्स होने बहुत जरूरी हैं कि भाई आप ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि आर्टिकल 22 क्या कहता है इसको डिटेल से समझो। ये कहता है अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको पूरा राइट है आपको इन्फॉर्म किया जाए कि क्यों, रीजन आपको क्या रीजन है कि भाई ये अरेस्ट करने का। आप एक लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो अपनी मर्जी का, और आप मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के आगे जाओगे ही जाओगे, ये आपका राइट है, कोई नहीं छीन सकता। और 2000 कह रहा हूँ 24 घंटों से ज़्यादा किसी को भी आप डिटेन करके नहीं रख सकते जब तक कोर्ट ने ना कहा हो, यानी कि आप जेल में किसी को नहीं डाल के रख सकते। फिर है यहाँ पे हमारा तीसरा राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है भाई ध्यान से समझ लो, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती का काम करवाना, ये सब नहीं होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेकार, यानी कि जबरदस्ती किसी से काम कराओ फोर्सफुली, बाद में उसको पैसे ना देना, ये बहुत गलत है। ये एक्सप्लॉइटेशन, किसी को तंग करना बहुत ही गलत है, ये मना है। अप्लाइज टू बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी के लिए ये राइट इक्वल है। और वायलेशन ऑफ दिस राइट इज पनिशेबल बाय लॉ, अगर आप किसी से जबरदस्ती काम करवाते हो, उसको पैसे नहीं देते हो, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। फिर है आर्टिकल 24 जो कहता है कि बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर नहीं, 14 साल से कम के बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 24 हमारा कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं बेचारे, छोटे से इनको कभी होटल में छोटू बना देते हैं, कभी इनको कहीं जूते पॉलिश करने बिठा देते हैं, क्या, तो ये बहुत गलत है। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, हर किसी को फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म को फॉलो करो, ठीक है, और यहाँ किसी भी धर्म को फॉलो ना करो, आप कंप्लीटली एथिस्ट भी रह सकते हो, ये आपकी चॉइस है, मन करे तो फॉलो करो, मन ना करे तो मत फॉलो करो। सिटीजन्स कैन प्रोफेस, यानी कि डिक्लेयर, यानी कि अपने आप जो आप अपने नियम कानून रिचुअल्स हैं धर्म के वो करो, अपने धर्म का प्रचार करो,
है ना, बताओ कि हाँ मैं इस धर्म का हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको पूरा राइट है। आर्टिकल 26 कहता है कि आप अपने रिलीजियस जो भी धार्मिक मामले हैं वो मैनेज कर सकते हो, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपको पूरी फ्रीडम है, आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप किसी से चंदा इकट्ठा करना चाहते हो, कोई पैसा इकट्ठा करना है, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेनेंस मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर कोई सरकारी स्कूल कॉलेज है तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा किसी एक धर्म का, कि भाई हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग या इस्लाम के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब चल रहा है, नो। अगर वो सरकारी है तो वो सरकार के इंस्ट्रक्शन के, किसी रिलीजन के नहीं। फिफ्थ वाला राइट देखते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 से 30, ये अपना आर्टिकल है, बहुत ही सिंपल है भाई, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ध्यान रखा गया है 29 आर्टिकल में, कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, और जो भी वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको वो कर सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकते यहाँ पे, है ना। और वो अपने खुद के कॉलेजेस भी चला सकते हैं, जैसे सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस होते हैं, तो उनको कोई नहीं रोकेगा, वो आप चला सकते हो अपने लिए, ठीक है। ये जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, ये दिल्ली में है, DU का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो इसमें क्या होता है कि एक रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब लास्ट है अपना सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है, आर्टिकल 32। अगर इन 5 आर्टिकल्स को कोई भी वायलेट करता है, कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी पूरी मदद करेगा उस चीज को ठीक करने में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जिसको आप रेट कहते हो। रेट क्या है, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो सभी को मान्य नहीं होते हैं, ये कुछ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट निकालता है, ठीक है, और हाई कोर्ट भी निकालता है। और बहुत सारे स्पेशल ऑर्डर होते हैं, जैसे हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस जो ऑर्डर होता है, इसका मतलब होता है आप किसी भी सिटीजन्स की पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप यानी कि कोर्ट, यानी कि यू मस्ट हैव द बॉडी, ब्रिंग द पर्सन टू कोर्ट। कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि जिस भी बंदे को पकड़ा गया है उसको कोर्ट के सामने लाओ। अगर किसी को डिटेन किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो कोर्ट उसको चेक करेगी तुरंत बुलाकर कि वो जो सही तरीके से गिरफ्तारी हुई है या गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है। तो इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट रीजन, तो कोर्ट उसको छोड़ सकती है। अगर बिना मतलब किसी को आप अरेस्ट करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर कोर्ट ऑर्डर देती है। दूसरा रेट होता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या होता है, मेक ऑफिशियल्स डू देयर ड्यूटी, यानी कि इसमें कमांड दी जाती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी लीगल ड्यूटी अगर वो नहीं कर रहा है तो वो करे। यानी कि इफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर रिफ्यूजेस टू इशू अ सर्टिफिकेट दैट यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू, द कोर्ट कैन ऑर्डर देम टू डू इट। मान लो आप गए कि मेरे को कोई सर्टिफिकेट इशू करवाना है, अधिकारी मना कर दे, नहीं मैं नहीं करना, टाइम नहीं है मेरे पास, कोर्ट उसको ऑर्डर दे देगी, उसको तुरंत करना पड़ेगा। तीसरा रेट होता है प्रोहिबिशन, यानी कि स्टॉप लोअर कोर्ट्स और अथॉरिटीज फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड देयर पावर। अगर मान लो कि हाई कोर्ट कुछ ऐसा काम कर रही है जो उसकी पावर के बाहर का है, तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगी, थम जाओ, हाई कोर्ट को बोलेगी अभी मत करो कुछ भी। तो ऊपर की जो कोर्ट होगी वो नीचे की कोर्ट को रोक देगी, कोई भी अगर आप लिमिट्स पार कर रहे हो अपनी। तो इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राइज टू हैंडल अ केस दैट ओनली द हाई कोर्ट कैन डिसाइड, सो द हाई कोर्ट कैन इशू अ प्रोहिबिशन रिट। अगर कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो कोई भी ऐसा काम कर रही है जो कि उसके लिमिट के बाहर का है, तो ऊपर की हाई कोर्ट उसको रोक सकती है, भाई मत कर। वो वारंटो, ये चौथा रेट होता है, मीन्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन इन अ पब्लिक ऑफिस, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किसी भी पद पे हो तो आपको प्रूव करना है कि आप लीगली इस पोजीशन पे कैसे हो। तो इफ समवन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर विदाउट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अगर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है उतनी और वो लग गया है, तो कोर्ट उसको हटा भी सकती है उससे सवाल करके कि आप कैसे हो यहाँ पे। सेक्रेटरी, यानी कि रिव्यू एंड करेक्ट डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स और अथॉरिटी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है भाई लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन सही नहीं लिया है, तो इसमें क्या होगा, हायर कोर्ट एग्जामिन करेगी कि जो लोअर कोर्ट ने जो भी किया है, क्या अगर कोई लीगल मिस्टेक करी है तो वो उसको फिक्स करेगा जो ऊपर का कोर्ट है। तो इफ अ लोअर कोर्ट गिव्स अ जजमेंट विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लॉ, अगर कोई भी हायर कोर्ट है उसने कोई भी जजमेंट दे दी बिना कानून को फॉलो करे, तो ऊपर की सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगी कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता। अगला टॉपिक है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में DPSP भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिए हैं, FR,
6 फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पढ़ाए, इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी गारंटी होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। डीपीएसपी क्या है, कुछ अच्छी बातें हैं। ये क्या है कि अगर कोई स्टेट चाहे अपने स्टेट में लोगों का भला करने के लिए तो कुछ बढ़िया चीज़ है, वो ऐसा इनिशिएटिव ले सकता है, पर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी कि इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये स्टेट मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो जब किसी स्टेट को लगता है उसको अच्छी सोसाइटी बनानी है, फेयर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी, एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना है कि हाँ भाई अपनी जनता का भला करना है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसी हेल्थ एजुकेशन की पॉलिसी वगैरह बनाए, है ना, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जैसे दिल्ली में होते थे, तो ये डीपीएसपी में आ जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि आप सभी को एक एडिकेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करो, जितने भी लोग आपके स्टेट में रहते हैं वो बेसिक नीड्स सभी को मिले, और इक्वल जस्टिस, ठीक है, सभी को जस्टिस मिले आपके स्टेट में, एजुकेशन सभी को मिले, हेल्थ सर्विसेज सभी को मिले, एनवायरनमेंट की आप प्रोटेक्शन करो अपने स्टेट में। ये कुछ डीपीएसपीज है। जैसे कि और एग्जांपल दे देता हूँ, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, आपके स्टेट में जो भी मेल है फीमेल है सबको इक्वल पैसे मिले, फ्री एजुकेशन मिले सबको 14 साल तक, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आप प्रमोट करो, है ना, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो गांव के एरियाज में प्रमोट करो, आप उनकी हेल्प करो, विलेज पंचायत जो होती हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करो, और आपके जो एरिया में मॉन्यूमेंट्स हैं ताजमहल वगैरह, ठीक है, और जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करो, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद अदर नेशंस, कि आप भाई ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बोलो कि हाँ भाई हम सभी देशों के साथ हमें दोस्त रहना चाहिए अच्छे से, और आपके स्टेट में सभी को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसे का, कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत गरीब है बहुत अमीर है, अगर कोई गरीब है उसको रिजर्वेशन दो, उसके लिए काम करो, उसके लिए कुछ हेल्प करो। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें राइट्स, डीपीएसपी और रिट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपको अगर सब समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिखना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।